सो हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सेट नंबर 25 की। ठीक है, इससे पहले जितने भी सेट हम बनाए हैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो जाके यूपीट्रिपलएससी पेट एग्जाम 2021 की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा कंप्लीटली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। ओके जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है। देखिए यहाँ पे एपीकल्चर की बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी शहद से। शहद यानी ये आपके एपीकल्चर से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, शहद एपीकल्चर इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है। यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है 9वें मंडल के बारे में। ठीक, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सोम और पेय पर नामांकित देवता। ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम एक प्रसिद्ध पौधे का रस था जो हिमालय के मजबूत यानी मूंजवंत शिखर पर होता था। सोम का व्यवहार केवल धार्मिक उत्सवों पर होता था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये एक पौधे का रस था जो हिमालय के मूंजवंत शिखर पर होता था। नोट करते चलिएगा, एक नोटबुक ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही अशोक की, जिसने मगध का सम्राट बताया खुद को। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी भाब्रू स्तंभ। अगर हम बात करें तो अशोक ने राजस्थान के भाब्रू यानी बैराट अभिलेख में स्वयं को देवानाम प्रियदर्शनी लाजिनो मगधो कहा है, जिसका अर्थ है देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध हैं। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुहस्पा सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी जहांगीर ने। अगर हम बात करें, व्याख्या जरूर सुनिएगा, जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए सवार पद में दुअस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। दुअस्पा में मनसबदारों को निर्धारित संख्या में घुड़सवारों के साथ उतने ही कोतल यानी अतिरिक्त घोड़े रखने होते थे, जबकि सिंह अस्पा में मनसबदारों को दुगने यानी कोतल घोड़े रखने होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझ आ गई, दुअस्पा और सिंहस्पा किसे कहते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है। यहाँ पे देखिए बिहार की बात हो रही है और यूपी की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी गंडक परियोजना। गंडक परियोजना के बारे में आपने सुना होगा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। ये परियोजना गंडक नदी पर है। ज्ञातव्य है कि गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर भौसला नेट के समीप बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। गंडक नदी सोनपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे, सोनपुर के समीप जाके वो किस में मिलती है, गंगा में, यानी गंगा की सहायक नदी भी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही बटाई शब्द के बारे में। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी लगान निर्धारण का तरीका। अब देखिए ध्यान से व्याख्या सुनेगा। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का तरीका था। बटाई में उत्पादित फसल के अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, जबकि जब्त में भूमि की माप करके नकद वसूली की जाती थी, जबकि नस्क एवं कनकूत में उपज की माप के बिना अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, डाउट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप क्वेश्चन जहाँ पे नहीं शब्द लगा हो। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी अंबेडकर। बी आर अंबेडकर इंडिपेंडेंट, उन्होंने ये पुस्तक नहीं लिखी, ठीक है। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र जो है मोतीलाल नेहरू ने भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए निकाला था। कुछ प्रमुख समाचार पत्र एवं उनके संपादकों के बारे में हम अगर आपको अवगत कराएं तो बंगाल गजट 1780 जेम्स अगस्टक हिक्की ने, उसके बाद संवाद कौमुदी 1821 राजा राम मोहन राय ने, मिरातुल अखबार ये निकला था 1822 में, ठीक है, इसको भी राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद उदंत मर्तांड 1826 जुगल किशोर ने, साथ में जामे जमशेद यानी 1831 में पीएम मोतीवाला, रफ्त गुप्तार 1851 में दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो ये कुछ टॉप है, इसको याद कर लीजिएगा। हाँ, एक था सर्च लाइट जो 1918 में सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था। देखिए यहाँ पे बात हो रही है उत्तर वैदिक काल के बारे में, ठीक। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कुरु और पंचाल। अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यों एवं उपनिषदों की रचना हुई को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक के अंतिम दौर में यानी 600 ईसा पूर्व के आसपास आन लोग कौशल, विदेह एवं अंग राज से परिचित थे। मगध व अंग आर्य क्षेत्र के बाहर थे। पुरु एवं भरत मिलकर कुरु और तुर्वंश एवं क्रीबी मिलकर पंचाल कहलाए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन, ओके। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्रिस्टल की रचना जानने के लिए निम्न में किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी दृश्य किरणों को। क्रिस्टल की रचना को दृश्य प्रकाश में अच्छी प्रकार से जाना जा सकता है। उल्लेखनीय है हीरा तथा ग्रेफाइट क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप या क्रिस्टल है। दृश्य प्रकाश में हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने से चमक होती है। हीरा पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व है जिसका उपयोग आभूषण के रूप में होता है और शीशे काटने के लिए, ठीक है। तो हीरा क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है अर्थात कौन सा देश स्थित है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई है 1900 किलोमीटर से भी अधिक। इस प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ का निर्माण प्रवाल नामक अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थिपंजरों कोरल यानी पॉलीफिल्स के लगातार जमाव से हुआ है। इस विशाल प्रवाल भित्ति से पूर्वी तट के उत्तरी भाग में जहाज़ों को सदा खतरा बना रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था राजनीतिक फिरौती। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लिन लिथगो, ठीक है। यानी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती यानी पॉलिटिकल ब्लैकमेल कहा था। किसने कहा था, लिन लिथगो। ये नाम याद रखिएगा, अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। देखिए यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह और उसका विरोध, ठीक है। तो दोनों मेन इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था, 1917 में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, एन.जी. रंगा। समझ रहे हैं, महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा ने किया था।
चंपारण सत्याग्रह 1917 के लिए गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आगरा पर गए थे। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ जो थे, नाम सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी। ठीक है, तो ये नाम कुछ जो है मेन है जिसे आपको याद करना है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो यहीं पे महात्मा की उपाधि यानी महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित महानगरों में किसका लिंगानुपात अधिकतम है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी चेन्नई इज राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को मालूम होगा, डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी लक्षद्वीप की बात हो रही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार संघ शासित राज्यों में सर्वाधिक स्त्री साक्षरता लक्षद्वीप में है। ठीक है, 89.3% आकी गई। ठीक है, जबकि स्त्री साक्षरता दर चंडीगढ़ में 80 के है और दमन-दीव में 82 यानी 82 है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जहाँ पे नहीं शब्द लगा होता, क्योंकि हम यहीं पे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत करते हैं। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी भाग 5 नीति निदेशक तत्व। ठीक है, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ। ठीक है, भाग 5 में यहाँ पे क्या है? संघ, यूनियन की बात हो रही है। और इसके अलावा भाग 6 में राज्य है, भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र हैं, भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 सब क्लॉज क में नगर पालिकाएँ हैं एवं भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इतने भाग हमने आपको याद करा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है गरीबी के बारे में और सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पौष्टिक आवश्यकता। समझ रहे हैं, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण पौष्टिक आवश्यकता के आधार पर किया गया है। इस पौष्टिक आवश्यकता को कैलोरी के आधार पर निर्धारित किया जाता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन का पोषण प्राप्त न करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी लोहा और इस्पात उद्योग। कोर सेक्टर का तात्पर्य लौह इस्पात, दूरसंचार, शक्ति, सड़क निर्माण, रेलवे आदि जैसे आधारभूत संरचना से संबंधित क्षेत्र होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन वह है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना कुछ चुनी हुई विशिष्ट वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बिंदु दर बिंदु विधि से की जाती है। ठीक है,
चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी कर वह है जो लगता है, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही कंपनी के टैक्स के बारे में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कंपनी की आय पर। कंपनी कर मुख्यतः कंपनी की आय पर लगाया जाता है। कंपनी के माल बेचने पर एवं वस्तुओं के स्टॉक पर कंपनी कर नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। सो फ्रेंड, ये रही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए और आप 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपका UPSSC पेट एग्ज़ाम क्लियर होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।